So we are learning about indentation. Okay. First of all, you have to learn the meaning of continuation. So whenever there is a continuation, there only indentation and colons are used. Okay? If I say, if it is raining, do you think the statement is over? No, statement is not over. If it is raining, then we are expecting then. So whenever there is a then, there is one more connected statement there. So whenever a condition is there when you feel the statement is not over yet, अभी statement over नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कोलन लगा देना है. और उसके बाद जो उसका कनेक्टेड स्टेटमेंट आएगा वो उससे अगली इंडेंट पे आएगा. से टेक अम्ब्रेला. ऑलराइट. अब अगर कनेक्टेड स्टेटमेंट एक ही है तो वो उसी इंडेंट पे आएगा. और अगर कनेक्टेड स्टेटमेंट किससे कनेक्टेड, जहाँ आपने कोलन लगाया है, उससे कनेक्टेड स्टेटमेंट और ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे फिर से एक इंडेंट आएगा. तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा वियर रेनकोट. यहाँ पे भी इंडेंट आएगा. अगर मैं इस एग्जाम्पल की जगह कुछ ऐसा लिखता हूँ, इफ रेनिंग इंडेंट टेक अम्ब्रेला वियर रेनकोट, तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ इसको समझते हैं. पहले वाले में अगर बारिश हो रही है तो आप छाता लेंगे और रेनकोट भी पहनेंगे, दोनों काम करेंगे क्योंकि दोनों नेक्स्ट इंडेंट में है. दूसरे वाले एग्जाम्पल में अगर रेनिंग हो रही है तो आप छाता लेंगे, और रेनिंग नहीं हो रही है तो छाता नहीं लेंगे पर रेनकोट रोज पहनेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रेनकोट आपने लिखा है वियर रेनकोट, ये इफ से कनेक्टेड नहीं है. अगर आप इसे कनेक्टेड करना चाहते हो तो उसको भी उसी इंडेंट पे लिखो जिस इंडेंट पे टेक अम्ब्रेला लिखा है. ऑलराइट. और एग्जांपल लेते हैं. इफ ईयर मॉड 4 = 0, मतलब क्या हुआ, लीप ईयर है. अगर लीप ईयर है, इतना कह के हम छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा उसके बाद. मान लीजिए यहाँ पर नेस्टिंग बन रही है हमारी कि लीप ईयर है, या ऐसा सोचिए कि यहाँ पे हमने लिखा इफ मंथ = 2. अब यहाँ पे जब हम केवल मंथ = 2 लिख रहे हैं तो देन बन रहा है एक ना, देन व्हाट. तो जो देन होगा वो नेक्स्ट इंडेंट पे होगा. यहाँ पर फिर एक देन बन रहा है, तो अगला जो स्टेटमेंट होगा वो कहाँ होगा, नेक्स्ट इंडेंट पे. एक इंडेंट ये और एक इंडेंट ये. देन प्रिंट 28. नाउ एल्स लिखना है, और वो एल्स इसके साथ लिखना है. मान लो क्यों लिखना है इसके साथ, क्योंकि मंथ तो 2 ही रहेगा. लीप ईयर होने पे 28 होते हैं और नॉन लीप होने पे 29 होते हैं. तो लीप ईयर होने पर ये, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इसी के साथ जाएगा. तब फिर से एक इंडेंट लगेगा, प्रिंट 28. ठीक है, ये 29 हो गया. तो यहां पे कितने इंडेंट बने, 2 इंडेंट बने. जब भी आप इफ लगाएंगे आगे किसका दो, सिंपल आइडिया. एल्स लगाओगे पीछे ले आओ, फिर जो एल का स्टेटमेंट है उसके आगे किसका दो. बस इसी तरह से आप लोग चलते रहते हैं. जब भी कोलन लग रहा है, सिंपल अगर रटने वाली बात है, तो जब भी कोलन लग रहा है तो क्या करना है, आगे किसका देना है. ओके, यहाँ कोलन लगा, आगे खिसक गया. यहाँ कोलन लगा, आगे खिसक गया. यहाँ पे कोलन नहीं लगा
तो इसकी कनेक्टिविटी दिखाने के लिए पीछे, और अगर इसकी कनेक्टिविटी दिखानी होती तो इसी लाइन के नीचे, जैसा यहाँ पे हुआ था। इन दोनों की कनेक्टिविटी दिखानी थी हमने, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट थे जो इससे जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों को सेम इंडेंट किया। तो इस तरह से आपको इंडेंटेशन का पता करना है, ठीक है। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें आगे। आज जो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, वो हम शुरू कर रहे हैं रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट। देखना जरा स्पेलिंग सही है क्या रिपीटेशन की? सही है, ओके। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना। एंड कंप्यूटर को जो हमने यूजफुल बनाया है, कंप्यूटर इज़ वेरी मच यूजफुल एज वी नो, दैट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न ओनली। कंप्यूटर इज़ अ वेरी गुड रिपीटर, ठीक है। कोई भी काम दोगे, रिपीट बहुत अच्छा करता है वो उसको। तो यहाँ पे रिपीट करता कैसे है, ये हमें सीखना है, ऑलराइट। इसके लिए हम कौन सा कंस्ट्रक्ट यूज़ कर रहे हैं? अपना आखिरी कंस्ट्रक्ट। सीक्वेंस हमने कर लिया, सिलेक्शन हमने कर लिया, अब हमारा आता है रिपीटेशन। अब जो रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा बार परफॉर्म करना, एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कराना, ऑलराइट। जब हम रिपीट करते हैं बच्चों, तो रिपीट जो होता है या रिपीटेशन जो होता है, ये दो तरह से होता है। एक होता है नोन रिपीटेशन और दूसरा होता है अननोन रिपीटेशन, ठीक है। नोन रिपीटेशन और अननोन रिपीटेशन। नोन रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमें कितनी बार रिपीट करनी है, तो उसे क्या बोलते हैं? नोन रिपीटेशन। सो आई एम राइटिंग when we know how many times repetitions are to be done, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटेशन। और जब हम ये नहीं जानते हैं कि कितनी बार रिपीट करना है, तो उसको हम अननोन रिपीटेशन बोलते हैं। when we do not know how many times repetitions are to be done, but we know when to stop, then this is called unknown repetitions. क्या मतलब हुआ? जब हम जानते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट करनी है, तो नॉन रिपीटेशन, और जब नहीं जानते तो ऑब्वियसली अननोन रिपीटेशंस। लेकिन अननोन रिपीटेशन में एक बात हमें पता होती है, क्या? कि उसको रुकना कब है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तुम लोग वो पढ़ते हो आर्ट इंटीग्रेशन विद स्टडीज़, कुछ ऐसा पढ़ा है? आर्ट इंटीग्रेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुम्हारे टीचर्स बताते होंगे, मतलब आर्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। चलो आर्ट इंटीग्रेशन करते हैं इसके लिए। मधुर स्टैंड अप, यहाँ आ जा मेरे सामने। हम पढ़ रहे हैं नोन रिपीटेशंस विद आर्ट इंटीग्रेशन। मतलब आर्ट इंटीग्रेशन में वैसे ही करा रहा हूँ, इट्स नॉट, ताकि मधुर को लगे कि कुछ मेहनत करी उसने आज। तो वी आर लर्निंग अबाउट नोन रिपीटेशन। कम अप, स्टैंड अप, आजा, स्टैंड अप, आजा। यहाँ उसको छोड़ दे, ऐसे ही आ जा मेरे पास। अब यहाँ खड़ा रहे और उधर को मुंह कर ले। एंड टेक 5 steps टूवर्ड्स बॉल। He knows before running that 5 steps are to be taken. Known repetitions. Because he knows that how many steps he has to take. Now I'm saying, Madhur, walk up to the wall. वही तो इंग्लिश में वही बोला मैंने। Now does he know how many steps he has to take? But does he know when to stop? So this is called, आज बेटा, थैंक यू। आज तुझे लगेगा कि तूने खूब मेहनत करी है। Okay, so known repetitions mean when you know that how many times repetition is to be done. And unknown repetition means
कितना करना है ये नहीं पता, बट ये पता है कि रुकना कब है। क्लियर हुआ? मैं 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मुझे बताना कौन सा एग्जाम्पल नोन रिपीटेशन का है और कौन सा एग्जाम्पल अननोन रिपीटेशन का है। व्हाट्स योर नेम? नहीं है समझ में, इसको निकाल दे, इतनी दूर से नहीं होगा। सृजल, स्पेल कर। JA सृजनी। ओके, तो सृजनी, योर टास्क इज टू आस्क 10 numbers from me. So you can tell me that what is to be done, like what will I do? So your task is to ask any 10 numbers from me. You will say, sir, tell me the first number, right? So do the things. Say 5 numbers, not 10 numbers. पूछो फर्स्ट नंबर, ऐसे पूछो, सर फर्स्ट नंबर बताइए। 1, 13, ध्यान से देखना एग्जाम्पल। 14, 9, 7, जॉब इज डन। सिनेरियो 1, नेम उन्नति, कीप ऑन आस्किंग नंबर फ्रॉम मी अंटिल आई गिव यू अ 0. 7, 10, 11. Do anyone knows that how many numbers I will give? Do anyone knows that when we have to stop? Now, which is the example of known repetition? First one is of known repetition and second one is of unknown repetition. If we have been asked to print table of a number, do you think it is an example of repetition construct with known repetition? We are to print table of a number. You know the table? You know table like 5 का table, 6 का table. अगर हमें table print करना है कभी भी, तो do you think it is an example of known repetitions? Why is it repetition? Because you have to multiply. 5 का table है तो 5 को ही multiply करते रहोगे ना. Do you know how many times this multiplication goes on? 10 times यार. टेबल में कितना होता है? 10 times ही तो होता है. So you know that 10 times, नहीं, it can go up to any number, but generally when we learn table we go up to 10 ना. So we do known repetition when we print table. Is that okay? दोनों डिफरेंस क्लियर है? अच्छा, एक और ख़ास बात होती है नॉन रिपीटेशन के साथ, कि नॉन रिपीटेशन में जो हमने अभी मधुर के साथ एग्जाम्पल किया था, मधुर ने 2 काम किए थे नॉन रिपीटेशन में, 2 जॉब्स। मधुर बता सकता है कौन कौन से 2 काम किए तूने? एक तो वॉकिंग की तूने, दूसरा काउंटिंग की। जब मैंने तुझे कहा था कि 5 स्टेप लो, तुमने 2 काम किए। एक तो जो काम कहा गया वो करना है, दूसरा मैंने नहीं कहा था काउंट करो, पर तुमने खुद ही किया ना काउंट। क्यों किया काउंट? क्योंकि काउंटिंग के बिना नॉन रिपीटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ 10 बार करनी है तो हमें गिनना ही पड़ेगा, अगर गिनेंगे नहीं तो फिर 10 बार होगी ही नहीं वो। ऑलराइट, सो जब भी हम नॉन रिपीटेशंस करते हैं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारे पास जिसको बोला जाता है काउंटिंग। और काउंटिंग में 3 चीज़ें होती हैं हमेशा। क्या? काउंटिंग हमेशा एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होती है। कहाँ से शुरू की थी मधुर? 1 से। और एक सर्टेन पॉइंट पे जाके काउंटिंग रुक जाती है। और काउंटिंग में स्टेप्स होते हैं। जैसे इसने कहा होगा 1 से शुरू करता हूँ, और स्टेप कितना लिया होगा इसने? 1 का। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। यानी कभी भी हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में 3 चीज़ें हमारे पास हमेशा होंगी। वो होंगी स्टार्ट, वो होगी स्टॉप, और वो होगा स्टेप। अगर इन 3 चीज़ों को हम एक कीवर्ड के साथ लिख दें, फॉर के साथ लिख दें, तो ये हमारी लूप हो जाती है जो हमें नॉन रिपीटेशंस के लिए अप्लाई करनी होती है। तो आंसर क्या हुआ कि नॉन रिपीटेशन कैसे अप्लाई करते हैं पाइथन में? तो आंसर हुआ कि भाई साहब इसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। ओके, फॉर लूप से हम काउंटिंग कर सकते हैं। फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या होता है?
फॉर लूप को लिखने का तरीका होता है फॉर एक वेरिएबल लोगे आप कोई भी, उसकी स्टार्ट की वैल्यू कहाँ से शुरू कर रहे हो, फिर एक मिनट, फॉर वेरिएबल, उसके बाद इन लिखते हो, इन, फिर रेंज, फिर आप लिखते हो स्टार्ट, फिर कॉमा लगा करके स्टॉप, फिर कॉमा लगा करके स्टेप। नहीं बताते हैं, ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, 3 चीज़ें लिखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमसे कहा गया प्रिंट कीजिए नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। पहले तो ये ढूंढो कि ये क्या नून का एग्जाम्पल है। जॉब है प्रिंटिंग ऑफ नंबर्स, कितना, 10, नोन है। अगर ये 1 to 10 की जगह 1 to n होता तो भी ये नोन होता। n इज ऑल्सो अ नंबर विच इज नोन बिकॉज प्रायर टू द प्रोसेस n के पास वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो नोन नंबर। सो विल रन अ फॉर लूप फॉर i इन रेंज। जनरली हम लोग i नाम का वेरिएबल लेते हैं लूप चलाने के लिए। i डिनोट्स आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब रिपीट। फॉर i इन रेंज कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, 10। तो ध्यान रखना अगर 1 से 10 तक जाना है तो लिखेंगे 11, एक फालतू लिखते हैं, ठीक है। 1 से 10 तक जाना है तो लिखेंगे 11। क्या आप बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ 10 लिखूंगा तो कहाँ तक नंबर आएंगे, 9 तक आएंगे। और स्टेप कितना है, 1, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। अगर 1 है तो मेहनत मत करो, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है स्टेप, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। तो केवल 2 चीज़ें स्पेसिफाई करो, 1,11 और प्रिंट कर दो। अभी बताते हैं अगले एग्जांपल में। प्रिंट कर दो i को, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो i की सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट होगा क्योंकि लाइन चेंज होगी। अगली बार 2 प्रिंट होगा, फिर 3, so on up to 10। अब अगर मुझे प्रिंट करना होता 10 से 1, 10 से 1, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर i इन, स्टार्ट कहाँ से है, 0। 10 से 1 करना है ना, तो क्या लिखेंगे, एक ज़्यादा लिखेंगे। और यहाँ पर स्टेप कितना हो जाएगा, -1, प्रिंट i। Is that okay? Can you write this answer in your notebook? अगर ये लिखना हो तो क्या लिखोगे, एंड आई वॉन्ट दिस कॉमा ऑल्सो। लाइन चेंज नहीं करनी, कॉमा भी आ जाए ऐसे। तो कॉमा के लिए क्या लिखते हैं, एंड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा लिख देना। एंड याद है, एंड और सैप 2 चीज़ें कराई थी मैंने। चलो आप ट्राई करो, मैं भी लिख रहा हूँ। 10, 20, 30, so on up to 100। Okay, someone is helping. 10, 100, 100 या कुछ और, 110, 110 भी लिख सकते हैं, 110। Coming to you.
Alright, now questions. Can I write 102? Yes. 103? Yes. 104? Yes. 107? Yes. 109? Yes. 110? 110? 110 लिख सकते हैं बच्चों? यस, लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी 110 से, मतलब अगर हम 10 का गैप ले रहे हैं तो 109 तक ही तो दिखाएगा। अगर हम 110 लिखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 110 लिखता हूँ तो भी इसकी मैक्सिमम रेंज क्या बनेगी? 109 बनेगी। तो 10 के गैप पे अगर हमें 109 तक के नंबर प्रिंट करने हो तो 100 ही आएगा लास्ट। कैन वी डू दिस ऑल्सो? नो, वी कैन नॉट डू दिस। अगर हम इसको 1111 मतलब 111 कर देंगे, यानी 111 कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी ये? तब 110 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इज दैट ओके? नाउ टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस दैट आई एम राइटिंग नाउ फॉर आई। हाँ, उसको ठीक कर देते हैं। जो मैंने कहा था कि हमें एक लाइन में चाहिए, तो हम लिखेंगे आई कॉमा एंड इज इक्वल टू कॉमा। सेपरेटर तब लगाते हैं जब हमारे पास मल्टीपल थिंग्स होती हैं प्रिंट के लिए। हमारे पास प्रिंटिंग में केवल आई है, तो इसलिए सेपरेटर नहीं लगाएंगे, एंड लगाएंगे। ओके, टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस रेंज 10 प्रिंट आई। देखो, जनरली कितने आर्ग्यूमेंट होते हैं? 3। इसमें से एक आर्ग्यूमेंट देना कंपलसरी होता है, 2 हम छोड़ सकते हैं। वो जो एक आर्ग्यूमेंट जो कंपलसरी होता है वो होता है स्टॉप। स्टॉप कंपलसरी है, और क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं दिया गया, इसलिए स्टार्ट जो होगा वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 0। आंसर क्या आएगा इसका? 0 to 9। 0 1 2 3 9। इज दैट ओके? तो जब हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कुछ भी तो इस तरह से आएगा। हाँ हाँ, अगर आपने एक ही वैल्यू दी है तो वो स्टॉप की होगी, 2 वैल्यू दी हैं तो वो स्टार्ट और स्टॉप होगी। हाँ, और अगर 3 दिए हैं तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप होगी। एक तरीका और भी होता है कि आप पहले वाले को सिर्फ कॉमा लगा के छोड़ दो तो वो 0 हो जाती है अपने आप। ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगा। ये चीज़ क्लियर है? नाउ अब बात करते हैं उस एग्जाम्पल की जिससे हमने ये चैप्टर शुरू किया था अपना। लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। टेबल कैसे लिखते हैं बच्चों? 5 1 जा 5, 5 2 जा, ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही लिखेंगे इसमें। नंबर आ गया। फॉर आई इन रेंज 1,11 इज ओके। 1,11 इल गो अप टू 1 to 10। 10 तक जाएगा ना ये, सो इसलिए हमने 1,11 लिखा है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू n क्रॉस i। i की पहली वैल्यू क्या होगी? 1, और n को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या बनेगा? n ही बनेगा। जब 2 से करेंगे तो 2n बनेगा, 3n बनेगा।
ओके, नाउ दिस इज ऑन द नेक्स्ट इंडेंट. मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी क्या बचा है? प्रिंटिंग बचा है. प्रिंटिंग बार बार होना है कि एक बार? बार बार प्रिंट होगा, 10 बार प्रिंट होगा, क्योंकि हर बार कैलकुलेशन करोगे डिस्प्ले करोगे, कैलकुलेशन करोगे डिस्प्ले करोगे. इसलिए प्रिंट के स्टेटमेंट को लूप के अंदर रखेंगे. क्यों रखेंगे प्रिंट के स्टेटमेंट को लूप के अंदर? क्योंकि बार बार प्रिंट होना है, 10 बार. प्रिंट n कॉमा x इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा i कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल, कॉमा p. कोई समझा सकता है मुझे ये क्या किया मैंने? एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मेट बनाया मैंने. जैसे मैंने अगर 5 दिया तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी हुई? 5. फिर बीच में हमने क्या दिया है? क्रॉस. फिर i 1, फिर इक्वल, फिर 5 इंटू 1 5. अगली बार 5, i की वैल्यू बढ़ जाएगी अगली बार अपने आप. क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता है. इंटू 2 इक्वल टू 10. ऐसे करके आपका जो पूरा टेबल है, हाँ कोई भी नाम ले सकते हो बेटा. आई को लेना कन्वीनियंट इसलिए होता है कि टीचर के दिमाग में भी आई रहता है. जहाँ फॉर आई देखेगा ना टीचर, मोस्टली जब तुम बोर्ड का करेक्शन करते हो या होम करेक्शंस होते हैं, तो जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं वो छुप जाती हैं. हमें बोर्ड्स में, जैसे तुम लोग तो बोर्ड नहीं दे पाए, बोर्ड्स में हमें पता है क्या लिखना होता है? जो हमें आता है वो नहीं लिखना होता. हमें वो लिखना होता है जो हमारा टीचर देखना चाहता है. उसी से नंबर ज़्यादा मिलते हैं ऑब्वियसली. चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू.